मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर एक बार जब लाल बत्ती होती है तो उसमें कई सारी गाड़ियां इंतजार कर रही थीं बत्ती के हरे होने का। उसमें एक व्यक्ति है जो कि रसूखदार व्यक्ति, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उस व्यक्ति की नजर पहुंचती है फुटपाथ पर खड़ी हुई एक लड़की की तरफ। लड़की की उम्र लगभग 16 या 16 साल के आसपास। लड़की रो रही है और वो बहुत परेशान लग रही थी। ये बात देखने के बाद वो रसूखदार व्यक्ति जैसी हरी बत्ती होती है वो आगे तो चला जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी मदद करनी चाहिए। वो लड़की शायद बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है और गाड़ी घुमाकर वापस जब यू टर्न लेता है तो लड़की सचमुच वहीं खड़ी हुई थी और वो कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। लड़की उस पर भरोसा करती है क्योंकि उस लड़की की एज से वो कई गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी। लड़की उसको साथ चली जाती है। साथ तो जाती है, लेकिन जो आगे होता है वो इतना भयानक होता है। एक कत्ल हो जाता है और 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो वाकई लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर, इतना खूंखार कैसे हो सकता है। वाकई आज की कहानी संदेश भी देगी और परेशान भी करेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई की। मुंबई 2 दिसंबर 2019 का ये वाकया है। माहिम दरगाह बीच पर जब समुद्र का किनारा है, वहां पर एक सूटकेस सुबह 7 बजे के आसपास बहता हुआ आ रहा था। जो बीच पर टहल रहे हैं लोग या मछुआरे हैं, अचानक ही उस सूटकेस पर नजर पहुंच जाती है। जो लोकल के व्यक्ति हैं वो दौड़ते हुए उस सूटकेस को हाथ लगाने की या उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखते ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसके अंदर मोटा माल है, यानी कि बहुत सारा पैसा हो सकता है। इसलिए जिसके हाथ में लगेगा उसका पैसा हो जाएगा। कई युवा दौड़ रहे थे, कोई महिलाएं दौड़ रही थी, कई लोग दौड़ रहे थे। एक अरफान नाम के व्यक्ति ने उसको कब्जे में ले लिया और कहा ये मेरा है, अब इस पर मेरा अधिकार है। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते वो किनारे पर लेके आता है और बहुत सारे लोग उस सूटकेस के अंदर देखना चाहते थे कि आखिरकार है तो क्या है। अरफान से कहते हैं कि भले ही चाहे तुम इसको ले जाओ, लेकिन यहीं खोल के दिखाओ कि इसमें क्या चीज़ है, नहीं तो हम पुलिस को फ़ोन कर देंगे। अरफान की मजबूरी बन जाती है और उस सूटकेस की जैसे चैन खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर धड़ से लेकर पैर तक एक पैर था और साथ ही यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक हाथ था और उसको वाक़ई उसके अंदर सूटकेस के अंदर पैक किया हुआ था कपड़ों से और पिन्नी से। और एक पिन्नी और रखी हुई है पॉलीथीन। उस पॉलीथीन को जैसे खोल के देखता है तो उसमें एक प्राइवेट पार्ट था किसी व्यक्ति का, पुरुष का। इसको देखते ही वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये मेरा बैग नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। और वहां से भागने की कोशिश करता है। वही नहीं भागता बल्कि आसपास के लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो माहिम बीच के आसपास पड़ता है वहां की पुलिस पहुंच जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि सूटकेस के अंदर जो एक पैर मिला है और हाथ मिला है और साथ ही प्राइवेट पार्ट मिला है, ये किस व्यक्ति का है और कहां से आया है। फिर जितने भी आसपास के जो इलाके में मछुआरे रहते थे उन मछुआरों को बुलाया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आसपास का जितना भी इलाका है इसको छान मारिए, खंगाल डालिए, बाकी हिस्सा मिलता है तो जरूर पुलिस को इतला दीजिए, सूचना दीजिए। इधर पुलिस ने इसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उस पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मरने वाला जो व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है या 55 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। पुलिस ये जानना चाहती थी कि बाकी का हिस्सा, सर, धड़, पैर, ये कहाँ हैं और किसके हैं। जब पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है तो ये पुलिस उस माहिम इलाके की जो पुलिस स्टेशन है वो जांच नहीं कर पाती, इसलिए ये मामला हाई प्रोफाइल लग रहा था। इसलिए इस मामले की जांच दी जाती है क्राइम ब्रांच मुंबई को। और क्राइम ब्रांच मुंबई ने मुंबई के हर एक थाने में एक मैसेज भिजवाया कि पिछले 8-10 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर गायब है, उसकी गुमशुदगी दर्ज है तो उसकी सूचना दी जाए। मगर इतनी उम्र के किसी व्यक्ति के गायब होने की कोई सूचना नहीं थी तो मुंबई क्राइम ब्रांच भी हार जाती है, परेशान हो जाती है और बहुत सारे लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये मैसेज दिया जाता है कि एक व्यक्ति के हाथ और पैर मिले हैं, किसके हैं ये बताने की कोशिश की जाए। पुलिस नंबर भी छोड़ती है, काफ़ी कोशिश करती है, कोई नहीं मिलता तो फिर एक बार पुलिस उसी सूटकेस को फिर से खंगालने की कोशिश करती है, हर एक जेब को तलाशने की कोशिश करती है। सभी जेब खाली थी और खाली जेबों में कुछ भी नहीं मिलता है। साथ ही मिलती है एक पैंट, एक रेड कलर का स्वेटर और साथ ही एक शर्ट मिलती है। जब उनको बारीकी से देखा जाता है तो एक शर्ट पर एक लोगो लगा हुआ था और उस लोगो का नाम था एल्मो मेंस वियर। जब पुलिस इस लोगों को पड़ताल करने की कोशिश करती है और पुलिस की जो खबरें थे उनको लगाती है तो पता चलता है कि मुंबई का एक कुर्ला पश्चिम इलाका है, वहाँ का बैलगामी रोड पर एक दुकान है दर्जी की। दरअसल ये उसी दर्जी की यहाँ सिली हुई शर्ट है। क्राइम ब्रांच की टीम सीधा उस दर्जी के पास जाती है और जाकर कहती है कि क्या ये शर्ट तुम्हारे यहाँ की सिली हुई है।
वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ की सिली हुई है। अक्सर जो लोग हमारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं तो हम 2 रसीद रखते हैं, एक रसीद हमारे पास रहती है, दूसरी रसीद हम कस्टमर को दे देते हैं। और जो कपड़ा सिलवाने के लिए आता है, चाहे वो पैंट शर्ट हो, चाहे वो किसी भी कोई कपड़ा हो, तो उसका कुछ हिस्सा काटकर हम अपनी एक रसीद पर लगा लेते हैं और कुछ हिस्सा काटकर उसके रसीद पर लगा देते हैं, ताकि जब भी वो कपड़ा लेने के लिए आएगा तो उसे मिलान करके ले जाएगा। इससे कपड़ों का बंटवारा भी नहीं होता या फिर खोते भी नहीं है। तो पुलिस अब ये पड़ताल करने की कोशिश करती है कि रसीद दिखाइए। तो लगभग पिछले 100 दिनों की रसीदों को बारी बारी से जब टटोलने की कोशिश की जाती है तो आखिरकार वो रसीद पुलिस के हाथ लग जाती है, जिस रसीद के जो कपड़ा लगा हुआ था इस शर्ट से जो मैच कर गया था। और वो कपड़ा था एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है बेनेट रिबेलो। अब बेनेट रिबेलो ये बस इतना ही लिखा हुआ है, ना कोई एड्रेस लिखा हुआ है, ना कोई फोन नंबर लिखा हुआ है। पुलिस के लिए अब और चुनौती बन जाती है, लेकिन कम से कम एक नाम तो मिलता है, बेनेट रिबेलो। अब ये कौन है, कहां से है, इसके बारे में पता निकाला जाता है। फिर एक बार मीडिया का सहारा लिया जाता है, लेकिन मीडिया भी कोई मदद नहीं कर पाती। आखिरकार जो इस क्राइम ब्रांच के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर थे वो बैठे हुए सोचने लगते हैं कि क्यों ना फेसबुक का सहारा लिया जाए, क्योंकि बेनेट रिबेलो कोई आम नाम नहीं है, बल्कि खास नाम है। बहुत कम लोगों के ऐसे नाम होते हैं, और जैसे फेसबुक पर डाला जाता है तो लगभग 50 लोगों की आईडी खुल के सामने आ जाती हैं। लेकिन जब बाद में लिखा जाता है बेनेट रिबेलो मुंबई, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 12 या 13 आईडी थी फेसबुक पर, वो आती हैं। और उन 12-13 आईडियों की जो फोटोग्राफ्स को जब चेक किया जाता है तो एक व्यक्ति की उम्र लगभग 55 साल के आसपास पाई जाती है। उसी व्यक्ति को जब फोटोओं को बारी बारी से देखना शुरू किया जाता है तो फोटोग्राफ्स देखते देखते एक रेड कलर की स्वेटर पहना हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि वही बेनेट रिबेलो था। जो स्वेटर उसने पहना हुआ था वही स्वेटर उस बैग के अंदर पाया गया था। अब ये देखने के बाद क्राइम ब्रांच पूरा खुश हो जाती है, पुख्ता ऐसा लगता है कि अब हो ना हो मरने वाला व्यक्ति यही था। अब पुलिस इस मामले की जांच जब आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो उसके बाद उसमें और भी जब पड़ताल की जाती है तो एक विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है, उस लगा हुआ है उसी फोटोग्राफ्स के साथ, और उसमें ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो संगीतकार है, जो कि फिल्मों में संगीत देता है, जो कि शोज वगैरह भी करता है और काफी मशहूर व्यक्ति था। अब इसके बारे में जो उसमें कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड में लिखा हुआ था सांता क्रूज ईस्ट कलीना विलेज। पुलिस इसी पते पर वहां जब पहुंचती है तो एक बंगला है, बहुत बड़ा सा बंगला, और वहां जाकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो पहले से ही ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ये बेनेट साहब कहाँ हैं, क्या इनसे कोई बात हो सकती है, कोई नंबर। जो नंबर दिया हुआ था उस कार्ड पर वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो आसपास के लोग कहते हैं कि साहब हमने इन्हें लगभग 10 दिन से नहीं देखा है। अब जब 10 दिन से नहीं देखा है, पुलिस की लगातार जांच चल रही थी, तो ये लगभग 5 या 6 दिसंबर आ चुका था। 2 दिसंबर को ये सूटकेस मिला था। कई घंटे कई दिन बीतने के बाद जब उस घर तक पहुंच जाती है तो आखिरकार जब आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की जाती है कि 10 दिन तक नहीं मिलता है, ये व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, तो एक बात सामने आती है। और वो बात सामने आती है कि इस व्यक्ति ने 2 शादियां की हुई थी, दोनों पत्नियों में से कोई पत्नी इसके साथ नहीं रह रही थी। लेकिन मार्च 2018 में एक लड़की इसको फुटपाथ में मिलती है, इसका नाम आराध्या उर्फ रिया। आराध्या पाटिल उर्फ रिया को ये अपनी बेटी की तरह अपने घर पे रखता था, उसको अपने पाला करता था, उसकी सारी खुशियां सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। कई दिन से वो लड़की भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस जब उस लड़की की तलाश करनी शुरू करती है, उस नंबर की जब CDR निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस लड़की की लोकेशन घाटकोपर में है। और घाटकोपर में उस लड़की के पास पुलिस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो लड़की कहती है कि साहब मेरे पापा तो कनाडा गए हुए हैं। कनाडा गए हुए हैं। अब पुलिस को शक यकीन में बदल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस व्यक्ति की लाश मिली है उस व्यक्ति के बारे में कह रही है कि कनाडा गए हुए हैं, तो आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। पुलिस इस लड़की से और बात करने की कोशिश करती है। जब पुलिस इसको अपने साथ थाने लेके आती है तो एक 16 साल का लड़का भी थाने आ जाता है और ये पता करने के लिए आखिरकार तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों हिरासत में लिया है। पुलिस अब दोनों को पूछताछ के लिए सख्ती से बात करने की कोशिश करती है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। इससे पहले कि उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया था, पर कहते हैं कि पुलिस अगर सच उगलवाने पे आ जाए तो कोई भी कितना बड़ा झूठा इंसान हो वो पुलिस के सामने झूठ नहीं बोल सकता। और जब ये बोलना शुरू करते हैं तो वाकई हैरानी होती है, पुलिस को भी परेशानी होती है। खासकर क्राइम ब्रांच मुंबई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब सच बाहर आता है, सामने आता है। दरअसल दिसंबर 2019 से 4 महीने बैक अगर हम चलते हैं तो सिद्धि विनायक के मंदिर पर ये लड़की रिया उर्फ आराध्या पूजा करने के लिए गई थी। और वहां जब पूजा करके बाहर निकल रही तो एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, उस लड़के से इस लड़की की टक्कर हो जाती है, यानी कि आपस में ही भिड़ जाते हैं। लड़ाई नहीं होती बल्कि आंखें चार हो जाते हैं और यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे ये नज़दीक आने लगते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगते हैं। और एक दिन वो लड़का जो 16 साल का है इस आराध्या से कहता है कि आराध्या, मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है कि तुम कुछ परेशान सी दिखती हो, क्या ये सच है?
तो उसकी आंखों में वाकई परेशानी थी और उसने आराध्या ने जब उसके सामने सच बताना शुरू किया तो वो रोते रोते कहने लगती है कि जिस व्यक्ति ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर पे रखा हुआ है, जो मुझे ट्रैफिक सिग्नल से लेके आया था, वो व्यक्ति मेरा कई महीनों से लगातार शोषण कर रहा है। पब्लिक में कहता है कि मैं तुम मेरी बेटी हो, लेकिन घर में रात को रोज बिस्तर पे वो अपने साथ मुझे सुलाता है। तो मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि एक व्यक्ति समाज में वो लोगों की मदद करता है, खाना खिलाता है, गरीबों के साथ खड़ा होता है, लेकिन अपनी ही बेटी के साथ जब ये करता है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जब ये पूरी बात उस लड़के को बताती है तो लड़का गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। और वो दिन था 23 नवंबर 2019 का। घर आते हैं लेकिन वो व्यक्ति बाहर शोज करता है, बाहर संगीत देने के लिए जाता है, तो इसलिए वो 2 या 3 दिन नहीं आता है। अब आता है 26 नवंबर 2019 की ये बात है। शाम के लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। आराध्या और प्रिया घर में मौजूद है, साथ में उसका दोस्त भी मौजूद है। अचानक ही इसकी बेनेट रिबोलो की घर में एंट्री होती है और जैसे वो घर में एंट्री होती है तो लड़की को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बाप को बहुत जोर का एक थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। बस इतना कहना था कि बेनेट रिबोलो गुस्से में तमतमाता हुआ उस लड़की की तरफ नहीं बल्कि 16 साल के उस लड़के की तरफ देखता है और देखते ही अपने घर में रखा हुआ एक पियानो था, एक गिटार था, उसको उठाता है गिटार को, और उस लड़के को जैसे ही वो मारने वाला है, पीछे एक डंडा रखा हुआ है, लड़की जोर का एक डंडा मारती है सर में और बेनेट के जैसे सर में लगता है वो गिर जाता है। अब इन दोनों ने प्लानिंग की कि ये अगर होश में आएगा तो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसका काम तमाम कर देना चाहिए। वहीं पास में हिट रखा हुआ था और हिट से वो उस हिट को तब तक उसके चेहरे पर मारा जाता है, छिड़का जाता है, जब तक क्या उस व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश नहीं हो जाता। और वो खींचकर उसको टॉयलेट के अंदर ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद एक चाकू से उसकी गर्दन को कलम कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी कि अलग नहीं करते, काट देते हैं। और खून के फव्वारे जब चलने लगते हैं, कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति मर जाता है। 26 नवंबर की रात को ये घटना को अंजाम देते हैं और पूरी रात अब ये सोचते हैं कि इस शव को, इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। घर में जितने भी सामान रखा हुआ था उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, खासकर चाकू जैसी धारदार चीज़ों का, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। दिन निकलता है, 27 नवंबर आता है, बाजार जाते हैं और बाजार से बड़े बड़े चाकू लेके आते हैं। बड़े बड़े चाकू लाने के बाद अब घर में अब ये प्लानिंग करते हैं कि अगर हम इस लाश को एक साथ लेके जाएंगे तो शायद इसे ले नहीं पाएंगे, ले नहीं जा सकते, इसलिए इसके अगर अलग अलग पीसेस किए जाएं, अलग अलग टुकड़े किए जाएं तो शायद आसानी हो जाएगी इसको यहाँ से बाहर ले जाने में, बाहर फेंकने में। और अगले ही दिन वो तसल्ली से बैठकर कई घंटे तक उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करने की कोशिश करते हैं। जब वो चाकू नहीं चल पा रहे थे इन बालकों से, बच्चों से, तो उन्होंने उस चूल्हे पर उसको गर्म करते थे और गर्म चाकू से उसके शरीर को काटना शुरू कर देते हैं। कई घंटे बीतने के बाद जब उसके ये अलग अलग हिस्से हो जाते हैं तो 27 नवंबर बीत जाता है, 28 नवंबर भी बीत जाता है और 29 नवंबर को वो 3 बैग का इंतजाम करते हैं और 3 बैग के अंदर इस पूरे शरीर को पैक कर देते हैं। गाड़ी के अंदर इस बैगों को रखते हैं और एक मीठी रिवर, एक नदी है, उस नदी में उन तीनों बैग को फेंक देते हैं। और उसके बाद ये जो बैग हैं अब समुद्र के रास्ते चलने लगते हैं। उनमें से एक जो बैग होता है वो अरब सागर में पहुंच जाता है और अरब सागर से होता हुआ, तैरता हुआ सीधा पहुंच जाता है माहिम बीच पर, जो कि 2 दिसंबर 2019 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास राहगीरों और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया था, मगर अरफान को मिल जाता है। अरफान खोलकर देखता है तो राज खुल जाता है और मामला जब क्राइम ब्रांच तक पहुंचता है तो शर्ट मिलती है और शर्ट के आधार पर पता चलता है मरने वाला व्यक्ति कौन था। और उसके बाद जब घर में जब तलाशी ली जाती है, पड़ताल की जाती है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि जिस बेटी को अपने बेटी की तरह रखा था, उसकी खान पीन से लेकर हर चीज़ का इंतजाम किया हुआ था, मगर उस बेटी के साथ वो अपनी पत्नी की तरह बिहेव करता था, मतलब यानी कि उसके साथ गलत काम करता था और वो लड़की से बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी न केवल हत्या की बल्कि खौफनाक एक बहुत ही भयानक तरीके से उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र के रास्ते वो माहिम बीच पर आ जाता है। कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, मगर क्राइम छिपता नहीं है, तो इसने इनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जब और पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है, अली मियां चोस का, जो 14 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया जाता है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाता है। अली मियां चोस तो 19 साल की उम्र का होता है, लेकिन ये दोनों, आराध्या और दूसरा जो लड़का था 16 साल का, वो नाबालिग होते हैं। इनको नाबालिग वाली कोर्ट में इनका मामला चल रहा होता है। फिलहाल इनके ऊपर केस चल रहा है, पुलिस की जांच पूरी जा चुकी है, लगभग 1300 पन्नों की एक चार्जशीट लगाई गई है। जल्दी हो सकता है इन पर कोई ना कोई सजा सुना दी जाए। मगर इस घटनाक्रम को सुनने के बाद हर आदमी, हर व्यक्ति हैरान था, परेशान था कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके साथ कोई गलत होता है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुराई के रास्ते पे जाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पुलिस का सहारा लें, कानून का सहारा लें। भले ही चाहे देर हो सकती है, लेकिन आपको न्याय हर हाल में मिलेगा। इस लड़की के साथ भी अगर गलत हो रहा था तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाने के बाद इसकी शिकायत करती, जांच कराती, और जांच में वो दोषी पाया जाता बेनेट संगीतकार, तो जाहिर सी बात है उसको सजा मिलती और उस लड़की की जिंदगी कभी भी सलाखों के पीछे नहीं गुजर रही होती, बल्कि वो और उसका जो बॉयफ्रेंड है और उसके बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है उसकी भी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही थी और एक व्यक्ति की जान नहीं जाती। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।